गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके जो हाफ ईयरली सिलेबस है उसमें 2 यूनिट्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट इज MySQL एंड अनदर यूनिट 2 इज आपकी कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में टोटली कंप्यूटर सिस्टम है, MySQL में पूरा MySQL है वहाँ पे। तो यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो MySQL पूरा आपके आएगा वहाँ पे, इंक्लूडिंग जितने भी चैप्टर्स आपकी बुक के अंदर है वहाँ पे 8 9 10 जो भी है वहाँ पे। तो 3 यूनिट्स 3 चैप्टर्स हैं, 4 हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं MySQL के वो सारे आपके हैं। मैं आपको जनरली बेसिस ऑफ यूनिट्स के बेसिस बता रहा हूँ। MySQL पूरा यूनिट आएगा और सेकंड आपके कंप्यूटर सिस्टम पूरा यूनिट आएगा वहाँ। तो आपके लिए सिलेबस एज पर तो फर्स्ट नेक्स्ट जो यूनिट आपके है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वहाँ पे, a computer is an electronic device under the control of instruction stored in its memory that can accept data, process the data according to specified rules or program on a processor and produces information output and store that information for future use. तो कंप्यूटर क्या है वहाँ पे, is an electronic device under the control of instruction stored in its memory। तो ये जनरली गवर्न करता है कंप्यूटर कौन से, जो स्टोर्ड है आपके मेमोरी के अंदर कुछ प्रोग्राम्स है वहाँ पे, उससे ही कंप्यूटर रन करता है वहाँ पे, जो आपके डेटा को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट डेटा दैट मीन्स इनपुट, प्रोसेस दैट डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स और प्रोग्राम्स, प्रोसेसर के ऊपर आपके डेटा को प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस होने के बाद में प्रोड्यूस करता है इन्फॉर्मेशन एज अ आउटपुट, एंड जो आउटपुट आया है वहाँ पे उसको भी मेमोरी में स्टोर करता है फॉर फर्दर यूज इन फ्यूचर यूज। सो कंप्यूटर का क्या है वर्किंग वहाँ पे, फर्स्ट इनपुट लेना वहाँ पे, इनपुट डेटा को वहाँ पे फिर प्रोसेस करना अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर और प्रोग्राम्स, देन प्रोड्यूस आउटपुट प्रोड्यूस करता है और फिर आउटपुट जो भी प्रोड्यूस किया उसको फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर देता है। तो जनरली कंप्यूटर जो वर्क बेस्ड ऑन इनपुट, आउटपुट, स्टोर एंड प्रोसेस, 4 इसके पार्ट्स हैं। जो तो इनपुट लेता है वहाँ पे, देन प्रोसेस करता है उस इनपुट को बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। इनपुट वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी ले सकता है इन सब केसेस में, डेटा भी लेता है वहाँ पे, एंड देन सेकंड प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। थर्ड वहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा प्रोसेस करने के बाद में, आउटपुट प्रोड्यूस करने के बाद में स्टोर भी कर सकता है डेटा को भी, और साथ में आपके इन्फॉर्मेशन जो मिली है उसको भी स्टोर कर सकता है। तो दैट नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा वर्सेज इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? Data are raw fact and figures or other findings which by themselves are of limited value। तो डेटा जो है आपके नॉन मीनिंगफुल है, वहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल नहीं है जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करते हो। तो डेटा आर रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। हम कैसे कह सकते हैं डेटा कैसे है कि कुछ भी आपके जो भी फाइल्स आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है वो सारा डेटा है। जब उस पर्टिकुलर म्यूजिक फाइल को मैं अगर प्ले करता हूँ म्यूजिक प्लेयर के अंदर, देन वो म्यूजिक मुझे सुनाई देता है, तो दैट मीन्स वॉइस आती है वहाँ पे, म्यूजिक आता है, दैट मीन्स वो अब इन्फॉर्मेशन है। अदरवाइज वो फाइल जो पड़ी है वो तो मेरे कोई काम की नहीं है, तो मैं उसको प्ले नहीं करता हूँ। जिससे प्ले करूंगा साउंड आएगा वहां पे, दैट मीन्स अब आपके लिए इन्फॉर्मेशन बन गई है, मीनिंगफुल बन गई है वो पर्टिकुलर डेटा। तो इन्फॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ मीनिंगफुल एंड यूजफुल कॉन्टेक्स्ट। तो मीनिंगफुल डेटा को मीनिंगफुल पार्ट में कन्वर्ट किया तो वो बन गई अब इन्फॉर्मेशन। तो जब कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया डेटा को, तो डेटा बिकम अ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कब बनेगी? जब डेटा को प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। अब अगर आपके वीडियो फाइल कंप्यूटर में स्टोर है, जब तक वो प्रोसेस नहीं होगी तो आपके लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है, वहां पे डेटा पड़ा है वहां पे। तो जैसे ही डेटा हम कहते हैं, जैसे कि नेम बोला मैंने सुरेश, अब सुरेश क्या है वहां पे? स्टूडेंट का नेम है, एम्प्लॉय का नेम है, फादर्स नेम है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का अगर एड्रेस है, प्लॉट नंबर है, वहां पे प्लॉट को नेम दे रखा है, या अपार्टमेंट का नेम है, वहां पे क्या है? सुरेश। दैट मीन्स सुरेश इज अ डेटा। जब हम कह देंगे नेम ऑफ स्टूडेंट इज सुरेश, दैट मीन्स अब इन्फॉर्मेशन बनी वहां पे कि स्टूडेंट का नेम है सुरेश। ऐसे ही नंबर लेता हूँ 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 क्या? इधर रैंक है, रोल नंबर है, सीरियल नंबर है, प्लॉट नंबर है, रोड नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, क्या है वहां पे? 1 2 3। नेशनल हाईवे नंबर है, स्टेट हाईवे नंबर है, 1 2 3 क्या है वहां पे? जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि सीरियल नंबर 1 या रोल नंबर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 इज अ रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जब तक आप उस पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस नहीं करोगे वहां पे, तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगी। डेटा जब आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को, तो वो है डेटा, और जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है यूजिंग सीपीयू, देन डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड extensively nowadays in everyday every life every field in the form of laptop, desktop, smartphone, gadgets।
तो बेसिक कंप्यूटर से कुछ एडवांटेज है वहाँ पे, कुछ डिसएडवांटेज। कंप्यूटर एडवांटेज क्या है? स्पीड, क्योंकि कंप्यूटर वहाँ पे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है वहाँ पे, तो स्पीड ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर सकता है पर सेकंड। देन एक्यूरेसी, आप अगर करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट डेटा दोगे, करेक्ट इंस्ट्रक्शन दोगे, देन कंप्यूटर जो है आपकी हर बार एक्यूरेट रिजल्ट देगा, 100% एक्यूरेट। अगर आपने डेटा इनपुट जो किया वो गलत है वहाँ पे, आप इंस्ट्रक्शन रॉन्ग दिया, तो कंप्यूटर वहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। दैट मीन्स अगर आपने डेटा सही दिया है, इंस्ट्रक्शन सही दिए हैं, देन रिजल्ट जो आएगा वहाँ पे 100% एक्यूरेट आएगा। बट इन केस ऑफ ह्यूमंस, अगर मैं सेम मल्टीप्लिकेशन वाला सम दे दूं, वहाँ पे कोई मैथमेटिकल वर्क दे दूं उनको, तो फर्स्ट टाइम हो सकता है सही कर ले, सेकंड टाइम गड़बड़ कर दे, थर्ड टाइम वही सेम क्वेश्चन को वो सही कर ले, फोर्थ टाइम वापस गड़बड़ कर दे वहाँ पे। बट इन केस ऑफ कंप्यूटर, अगर उसने आपने एक बार सही आंसर क्वेश्चन, एक बार सही डेटा इनपुट कर दिया, तो हर बार वो डेटा रिजल्ट जो देगा वहाँ पे सही देगा। यूज कैपेसिटी वहाँ पे, स्टोरेज है वहाँ पे, अब हम रैम भी जो है साइज बहुत ज्यादा आती है, आपकी हार्ड डिस्क की भी रैम 2 TB तक आप एक्सटेंड कर सकते हो वहाँ पे। दैट मीन्स आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। देन वर्सेटिलिटी, versatile, a computer is a versatile device, that means it can perform many type of works, बहुत सारे काम कर सकता है वहाँ पे, बहुत टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है आपके कंप्यूटर, गेम प्ले करता है, मूवी प्ले करता है, साउंड प्ले करता है, वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, वेब ब्राउजर ओपन करके उसमें कुछ सर्च कर सकते हैं। दैट मीन्स वर्सेटाइल कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल डिवाइस, बहुत सारे वर्क परफॉर्म करता है, सिंगल वर्क नहीं। पहले जो कंप्यूटर बने थे वो सिंगल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बने थे, हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, ऑडियो दे सकते हैं, वर्ड में फाइल बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। दैट मीन्स बहुत सारी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। देन टायर्डलेसनेस, टायरलेसनेस दैट मीन्स कंप्यूटर जो है बिना थके, उसको थकान बिल्कुल नहीं होती, बोर बिल्कुल भी नहीं था, दैट मीन्स बिना थके बिना बोर हुए वो आपके काम कर सकता है कंटिन्यूसली, 24 आवर्स आपके वर्क कर सकता है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन, थोड़े टाइम के बाद में एक ही वर्क कंप्यूटर ह्यूमन करता है वहां पे, तो वो बोर हो जाता है। सेकंड थिंग, थक जाता, थकने के बाद में उसकी जो एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, वो कम हो जाती है ह्यूमन की। बट इन केस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ मशीन, अ मशीन वर्क फॉर आवर्स, 24 आवर्स के लिए भी वर्क कर सकती है वहां पे मशीन। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज फर्स्ट, डेटा सिक्योरिटी इशू। अब कंप्यूटर जो मशीन है वहां पे, तो डेटा सिक्योर है पॉसिबल नहीं है वहां पे, आपको पासवर्ड वगैरह रखने पड़ेंगे वहां पे। नेक्स्ट इज कंप्यूटर क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से आपका जो डेटा है वहां पे कोई हैकर भी हैक कर सकता है, वहां पे डेटा को स्टील आउट कर सकता है वहां पे। हेल्थ रिस्क है, ज्यादा देर आप बैठे रहेंगे एक ही पोजीशन में, तो आपको बैक पेन होगा वहां पे, आईज भी जो है वो वीक हो सकती है वहां पे। ये सब चीजें हैं हमारे हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है, अगर ज्यादा देर तक हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं वहां पे, तो आईज है हमारी, स्लीपलेसनेस हो जाएगा वहां पे कि हम सो नहीं पाएंगे प्रॉपरली। तो वो सब चीजें हमारे कंप्यूटर को डेली यूज करने में बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर आप एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो बैक पेन भी स्टार्ट हो जाएगा वहां पे, आंखों में जलन स्टार्ट हो जाती है वहां पे, ज्यादा देर तक आप कंसंट्रेट भी करना, लेस कंसंट्रेशन स्टार्ट हो जाता है कि आप कंसंट्रेशन भी करना ज्यादा नहीं कर पाते वहां पे कंसंट्रेट, तो वो चीज होती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो बैड इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट इफ नॉट प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ। अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपके, कीबोर्ड माउस, उनको डिस्पोज प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे लिए वहां पे हैजार्ड से बहुत बड़े एक बैड इम्पैक्ट एनवायरमेंट में डालता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे ऐसे मटेरियल यूज करता है जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं। देन एनी डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म 5 functions in gross term। तो 5 फंक्शन परफॉर्म करता है, डेटा, टेक डेटा एज इनपुट, इनपुट, स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस दो स्टोर डेटा, जनरेट द आउटपुट, कंट्रोल ऑल द अबव फोर स्टेप्स। फर्स्ट कंप्यूटर टेक इनपुट एज अ डेटा और इंस्ट्रक्शन, देन स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, एंड प्रोसेस दो स्टोर डेटा, जो डेटा आपने स्टोर किया, इंस्ट्रक्शन स्टोर किया, उनको प्रोसेस करेगा, एंड जनरेट द आउटपुट, आउटपुट को भी वापस स्टोर कर सकता है वहां पे, और इन चारों स्टेप को कंट्रोल करने के लिए आप कंप्यूटर वर्क करता है। तो 5 स्टेप्स परफॉर्म करता है। दैट इज फंक्शनल कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस, अंदर इज आउटपुट डिवाइस, एंड देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, एंड देन माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, सीयू एंड एएलयू। तो सीयू एंड एएलयू, तो आप इनपुट देते हैं यूजिंग इनपुट डिवाइस, कोई भी इनपुट डिवाइस है वहां पे, उसके थ्रू कीबोर्ड माउस जो भी है वहां पे, उसके थ्रू हम इनपुट देते हैं वहां पे कंप्यूटर को, एंड कंप्यूटर क्या करता है उन इंस्ट्रक्शन को
लेता है वहां पे, मेमोरी में स्टोर करता है डेटा को प्लस इंस्ट्रक्शन को, एंड देन उसको सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट करता है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के थ्रू एग्जीक्यूट करता है। और फिर एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी आउटपुट आता है उसको डिस्प्ले कर देता है, मेमोरी में भी सेव करता है वहां पे जो आउटपुट आया वहां पे। तो इनपुट और आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट आर डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो आपके डेटा और प्रोग्राम इंसर्ट होते हैं वो उसके लिए इनपुट यूनिट वर्क करता है वहां पे। अब डिवाइस थ्रू विच रिजल्ट स्टोर्ड इन मेमोरी आर मेड अवेलेबल आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। अब जो डिवाइस है वहां पे जिसके थ्रू हम डिस्प्ले कर रहे हैं रिजल्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को, जो कंप्यूटर मेमोरी में सेव है वहां पे आउटपुट रिजल्ट सेव है, वो है आपके आउटपुट यूनिट। Then CPU, central processing unit CPU consists of three parts. First is arithmetic logic unit, another is control unit, or third is memory. Arithmetic and logic unit. Arithmetic logic unit जो है perform basic arithmetic operations such as addition and subtraction. तो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है, और लॉजिक यूनिट जो है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड और नॉट। मोस्ट मॉडर्न ALU हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेशल स्टोरेज यूनिट कॉल्ड रजिस्टर्स। तो CPU रजिस्टर्स होते हैं जैसे ही, तो वैसे ही ALU जो है आपके साथ में भी कुछ मेमोरी स्पेसेस अवेलेबल है, मेमोरी अवेलेबल है वहां पे, जिसको बोलते हैं जो दैट कैन बी एक्सेस फास्टर देन मेन मेमोरी। आपके रैम जो है उससे फास्टेस्ट होती है यहाँ पे रजिस्टर्स, और ये जो है डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड होता है प्रोसेसिंग यूनिट से। देन कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो है इट ऑर्गेनाइजेस द कंप्यूटर टू वर्क कंप्यूटर एज अ सिंगल यूनिट, एज अ यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स फॉर वेरियस डिवाइसेस रिगार्डिंग रीड और राइट और एग्जीक्यूट ऑपरेशन। अब कंट्रोल यूनिट जो है आपके बहुत सारी डिवाइसेस जो कनेक्टेड है कंप्यूटर से उनको मैनेज करता है वहां पे। सो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनेजिंग कर रहा है, इंटरनल वर्किंग जो है कंप्यूटर की उसको कंट्रोल करने का काम है कंट्रोल यूनिट का। वो सुपरवाइज करता है वहां पे, कंट्रोल करता है सारे एस्पेक्ट्स को कि कौन सा डिवाइस कब क्या काम कर रहा है, कौन सा काम करना चाहिए, उसको रीड करेगा, अब राइट कब करेगा वहां पे मेमोरी के अंदर, रीड कब करेगा मेमोरी से, फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कब करेगा, तो सारा काम वहां पे कंट्रोल यूनिट करता है। फिर मेमोरी, कलेक्शन ऑफ सेल्स ईच विद यूनिक फिजिकल एड्रेस। आपके कलेक्शन ऑफ सेल्स है, मेमोरी एड्रेसेस हैं, तो उनके हर एक को एक फिजिकल एड्रेस दे रखा है मेमोरी स्पेस को, ये एड्रेसेस। और मोस्ट कंप्यूटर्स आर बाइट एड्रेसेबल, दैट मींस 8 बिट का डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय वन फिजिकल एड्रेस। तो जैसे एड्रेस 1 दिया तो उसमें वो 8 बिट का डेटा आपके स्टोर करेगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 बिट लोकेशन है, बिट पोजीशन है, तो ये कंटेंट है वहां पे। तो सेल एट एड्रेस, ये एड्रेसिंग है 1 1 1 1 0, वहां पे हमारा डेटा जो स्टोर है 1 0 1 0 1 0 1 0। Then memory units, how much memory is required for a file data is measured by memory unit following the bit means one binary digit, that means either single 0 or 1। उसको बोलते हैं बिट, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट होता है बिट हमेशा, यहाँ पे कैपिटल भी लिख रहा है रॉन्ग है यहाँ पे, तो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट होता है बिट आपके। फिर निबल, दैट मींस इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। फिर बाइट और ऑक्टेट, तो 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, और ये बाइट को हम लिखते हैं कैपिटल बी से। किलोबाइट, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, दैट मींस केबी। 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes MB. Gigabyte 1024 megabyte is equal to 1 gigabytes. 1 terabyte is equal to 1024 gigabytes TB. 1 petabyte is equal to 1024 TB. That means TB वहाँ पे। फिर exabyte 1 exabyte is equal to 1024 TB। तो आपको ध्यान रखना है बिट, फिर निबल आता है, that means 1 bit, फिर निबल that means 4 bits equal to 4 bit, byte that is equal to 8 bit, then kilobyte equal to 1024 kilobytes, 1 kilobyte is equal to 1024 bytes, 1 megabyte is equal to 1024 kilobyte, 1 gigabyte is equal to 1024 megabyte, 1 terabyte equal to 1024 gigabyte, 1 terabyte is equal to 1024 gigabyte, 1 petabyte is equal to 1024 terabyte, और इस तरह से आपके साथ चलता रहता है। फिर आता है मेमोरी डिवाइसेस की बात आ रही है, रैम एंड रोम।
तो प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस आर रैम एंड रोम। मेन मेमोरी की बात करते हैं हम वहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं, दैट इज कंसिस्ट ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम एंड रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारे जो मेमोरी दोनों है रैम एंड रोम, ये इंटरनल है आपके कंप्यूटर से, इट मीन मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होती दोनों। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी इन विच ईच लोकेशन कैन बी एक्सेस एंड चेंज। तो रैंडमली हम कोई भी मेमोरी एक्सेस, मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे। सेकंड, रीड एंड राइट परफॉर्म कर सकते हैं रैम के अंदर, रीड एंड राइट किसी भी मेमोरी लोकेशन पे कभी भी वहाँ पे रीड एंड राइट परफॉर्म कर सकते हैं। जो डेटा है यहाँ पे रैम के अंदर वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, वो टेम्परेरी स्टोर होता है, एट मीन वॉलेटाइल है वहाँ पे। एट मीन जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा वहाँ पे सारा जो डेटा आपके रैम के अंदर स्टोर्ड है वो सारा वैनिश हो जाएगा, वहाँ पे इरेज आउट हो जाएगा। अब रीड ओनली मेमोरी रोम, ये भी आपके इंटरनल है कंप्यूटर से, ये भी आपके मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल एक चिप की फॉर्म में है, वहाँ पे छोटा सी आईसी की फॉर्म में इंस्टॉल होती है। इसमें भी हम मेमोरी इन विच ईच लोकेशन कैन बी एक्सेस बट नॉट चेंज। रैम इज वॉलेटाइल बट रैम रोम इज नॉट। अब रीड ओनली मेमोरी दैट मीन्स हम राइट वंस बट हम वहाँ पे रीड मैनी अ टाइम्स। तो हम रीड कर सकते हैं उस मेमोरी से बार बार, बट राइट तो एक बार ही होगा। जो मैन्युफैक्चर है वहाँ पे उसको बनाने वाला डिवाइस को, वो ही उसके अंदर प्रोग्राम राइट करके देता है वहाँ पे, हम सिर्फ रीड करते हैं वहाँ पे। तो हमारा कंप्यूटर जो है बार बार रीड करता है उस प्रोग्राम्स को। तो ये आपकी बेसिक जो स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस है वहाँ पे, बेसिक स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस है उनको स्टोर करता है वहाँ पे कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा। क्योंकि जैसे कहते हैं हम रैम तो इरेज आउट होकर डेटा उसके अंदर, तो जब हम वापस कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो उसको कंप्यूटर को कहाँ से स्टार्ट करना है, डेटा कहाँ से लेना है, कहाँ से प्रोग्राम उसको लेगा। तो वो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन है वो रीड ओनली मेमोरी रोम के अंदर स्टोर होते हैं। देन सेकेंडरी स्टोरेज वहाँ पे जो है आपकी प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी जो एक्सटर्नल है वहाँ पे मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड से एक्सटर्नल जो है वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे मैग्नेटिक टेप, जो पुराने जमाने में कार्ट्रिज की फॉर्म में मैग्नेटिक टेप आती है वहाँ पे, जैसे ऑडियो कैसेट्स की तरह थी मैग्नेटिक टेप आती थी वहाँ पे। तो मास ऑक्सिलरी स्टोरेज यूज करते थे, पहले डेटा उसमें स्टोर करते थे, कैसेट्स की फॉर्म होती थी और उसके अंदर ही हम डेटा स्टोर करते थे, वीसीआर जैसे था आपके। तो वैसे ही मैग्नेटिक टेप्स थी, उसके अंदर हम स्टोर करते थे डेटा को। तो ये सीक्वेंस डेटा आपके स्टोर करता है। अगर मुझे डेटा चाहिए तो फर्स्ट ट्रैक से जाके वहाँ पे सारे ट्रैक्स को यूज करना पड़ता था, ए और बी पार्ट में वहाँ पे था। फिर है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क की फिक्स हेड एचडीडी और मूवेबल हेड एचडीडी। तो हार्ड डिस्क दो तरह की है यहाँ पे, जहाँ पे एक तो हेड फिक्स है, आपकी डिस्क रोटेट कर रही है। दूसरे वाले में डिस्क जो है वो फिक्स है और आपका हेड रोटेट कर रहा है। तो हार्ड डिस्क इज अ सेट ऑफ स्टैक डिस्क। तो हार्ड डिस्क में बहुत सारी डिस्क लगी होती है जिनके ऊपर डेटा आपकी रीड एंड राइट होता है वहाँ पे। तो ईच डिस्क हैज डेटा रिकॉर्डेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन कंसेंट्रिक सर्कल्स और ट्रैक्स ऑन द डिस्क। तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डेटा आपकी स्टोर करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे ट्रैक्स और सेक्टर्स है बहुत सारे, उनमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो अगर मुझे डेटा चाहिए वहां पे रीड करना है राइट करना है, तो एक वाले फॉर्म में जहाँ पे हेड फिक्स है तो आपकी डिस्क रोटेट करती है, तो दूसरे वाले में डिस्क फिक्स है तो आपका हेड रोटेट करता है कि कौन सी लोकेशन में मुझे डेटा रीड करना है और कहाँ से मुझे डेटा राइट करना है। तो हेड डिस्क टाइप पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस एससीएसआई जो आजकल हमारे कंप्यूटर्स आ रही है। फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ये भी एसएसडी अवेलेबल है आपकी। तो अप टू 12 TB साइज एचडीडी इज अवेलेबल इन मार्केट। फिर आता है इनपुट डिवाइसेस। अब कैटेगराइज करेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, उनकी वर्किंग क्या क्या है, कौन क्या वर्क करता है वहां पे। तो इनपुट डिवाइसेस कैन सेंड डेटा और इन्फॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस। तो कंप्यूटर को डेटा इनपुट करने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट डिवाइसेस। एक यूनिट है वहां पे, फर्स्ट इज कीबोर्ड, इट इज एन इनपुट डिवाइस विच सेंड डेटा इनटू द कंप्यूटर। डेटा सेंड्स डिपेंड्स ऑन की प्रेस बाय द यूजर। तो कीबोर्ड क्या है यहाँ पे, जिसपे इट इज एन इनपुट डिवाइस विच सेंड डेटा इन टू द कंप्यूटर में डेटा आपके इनपुट करता है, और जो हम की प्रेस करते हैं वो डेटा आपकी, जो की प्रेस करते हैं उसके बेसिस पे ही डेटा आपके इनपुट होता है कीबोर्ड कंप्यूटर को। माउस जो है स्मॉल हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस विच कंट्रोल्स अ कर्सर इन द। सो अब माउस की बात करते हैं, तो माउस यहाँ पे कर्सर की फॉर्म में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरह फॉर्म में, तो कर्सर इन अ ग्राफिकल यूजर में तो कंट्रोल करता है कर्सर के मूवमेंट को यहाँ पे माउस। इट कैन मूव
तो माउस के मूवमेंट पे, माउस पे क्लिक करने पे ही आपके इवेंट हैंडल होता है वहां पे। इट कैन मूव एंड सिलेक्ट टेक्स्ट, फाइल्स, फोल्डर एक्सेट्रा। क्या करना है डिस्प्ले कितना पे बढ़ा होगा 28,000। सो माउस क्या करता है, आपके कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है वहां पे। अब उसके थ्रू ही हम फाइल को सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, डबल क्लिक करने पर एग्जीक्यूट करता है वहां पे। तो हम जनरली इंस्ट्रक्शन देने के लिए ही माउस को यूज करते हैं वहां पे। तो वी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन यूजिंग माउस। तो माउस के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वहां पे। देन स्कैनर, स्कैनर क्या करता है, आपकी ऑप्टिकली रीड करता है डॉक्यूमेंट्स को, फाइल और इमेज को, और इसको कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी, जो आपके हार्ड कॉपी की फॉर्म में, आपके जो पेपर्स की फॉर्म में डेटा आपके पास है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो देन इट चेंजेस इट इनटू डिजिटल सिग्नल एंड सेंड टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में हम सेव कर लेते हैं। तो स्कैनर जनरली ऑप्टिकली रीड करता है डेटा को, डॉक्यूमेंट्स को, आपके फाइल, डॉक्यूमेंट, इमेज जो भी है वहां पे, और उसको चेंज करता है डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में, और कंप्यूटर में सेव कर लेता है। तो OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और रीडर, तो ये इज यूज टू रीड मार्क्स ऑन अ डॉक्यूमेंट एंड सेंड देम टू कंप्यूटर। अब आपके जो भी पर्टिकुलर पेपर के ऊपर, OMR शीट के ऊपर आपने जो भी मार्क्स किए हैं, स्ट्रे मार्क्स, जो भी आपने सर्कल फील्ड किए हैं वहां पे, उसके अकॉर्डिंग आपकी डेटा रीड करता है एंड देन सेंड टू द कंप्यूटर। और कंप्यूटर उस सर्कल्स को आपके रीड किया वहां पे OMR के थ्रू, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन के थ्रू, कंप्यूटर के बाद डेटा जाता है वहां पे, और कंप्यूटर चेक करता है कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपने सही लिखा है वहां पे। तो बेस्ड ऑन दैट मींस OCR। अब OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इज एन इनपुट डिवाइस विच रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट एंड सेंड दैट टू कंप्यूटर। अब स्कैनर क्या करता है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है वहां पे, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बट वो इमेज की फॉर्म में सेव करता है वहां पे। दैट मींस उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ OCR, आपके ऑप्टिकल करेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है वहां पे, रीड करता है प्रिंटेड टेक्स्ट को, और उसको, वो जो फाइल बनाता है वो एडिटेबल होती है, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं वहां पे। दैट मींस कोई भी प्रिंटेड टेक्स्ट वहां पे आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आप उसको स्कैन कर रहे हैं यूजिंग OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, उसके थ्रू हम प्रिंटेड टेक्स्ट जो है कंप्यूटर को सेंड करेगा, बट वो एडिटेबल होगी वहां पे, मैं एडिट कर सकता हूँ बाद। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इज an input device which generally finds application in when to process checks। तो ये इसकी मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन क्या है, स्पेशल इंक से आपके चेक के ऊपर नीचे जो है MICR कोड लिखा होता है। तो वो कोड जो है स्पेशल इंक्स के थ्रू लिखा हुआ है, जिसके थ्रू वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है वहां पे। तो प्रिंटेड, तो यहाँ पे बैंक यूज करता है चेक को प्रोसेस करने के लिए MICR कोड। फिर है माइक्रोफोन, जो आपके रिसीव लेता है, रिसीव ऑडियो जनरेटेड बाय सम इनपुट सोर्स एंड सेंड द सेम टू कंप्यूटर। अब माइक्रोफोन क्या करता है, जो भी आप मैं जैसे स्पीक आउट कर रहा हूँ उसको स्टोर करता है डिजिटल फॉर्म में, सेव करके स्टोर करके आगे सेंड कर देता है। फिर है वेबकैम, इट सेंड द कैप्चर इमेजेस टू अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे वेबकैम क्या कर रहा है, कंप्यूटर आपकी इमेजेस को कैप्चर कर रहा है एंड सेंड टू द कंप्यूटर में स्टोर कर रहा है। तो इमेजेस कैप्चर करके कंप्यूटर में स्टोर कर रहा है वेबकैम। ग्राफिक टैबलेट, दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू ड्रॉ यूजिंग हैंड। ग्राफिक्स टैबलेट जो है, जिसके थ्रू हम हैंड के थ्रू फिंगर्स को मूव करके ड्राइंग कर सकते हैं वहां पे। फिर ट्रैक बॉल, जो जनरली आपके कर्सर को कंट्रोल करने के काम आता है, बट ट्रैक बॉल्स आर रियली यूज फॉर गेमिंग पर्पस। तो जहाँ पे मूवमेंट है वहां पे उसको मूव करने के लिए ट्रैक बॉल्स यूज करते हैं, जनरली कर्सर को मूव करने के लिए वर्क करता है। फिर है बारकोड रीडर, इट इज यूज्ड टू रीड द बारकोड ऑफ वेरियस आइटम फेड द सेम टू कंप्यूटर। तो बारकोड रीड करने में, और रीड करता है, और सिग्नल कोड जनरेट करता है, कोड आपके कंप्यूटर को भेजता है, कंप्यूटर वहां पे लिस्ट में चेक करता है कि कौन सा प्रोडक्ट को अभी स्कैन कर रहा है, उसकी प्राइस कितनी है, उसके क्या, उसके बेसिस पे वो आपको बिल जनरेट करता है। गेम पैड, ऑल्सो नोन एज जॉय पैड, इज द इनपुट कंट्रोलर फॉर वीडियो गेम्स। तो ये आपके इनपुट है, गेम पैड भी वहां पे, इसको तो हम गेम कंट्रोल करते हैं। गेम में कोई अगर कार का गेम प्ले कर रहे हैं, एक्सीलरेटर करते हैं, ब्रेक लगाते हैं वहां पे, यूजिंग दैट पर्टिकुलर गेम पैड। जॉयस्टिक है, दिस इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू कंट्रोल वीडियो गेम्स। फिर आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइस दैट कैन रिसीव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर और अनदर डिवाइस एंड क्रिएट आउटपुट विद द डेटा इज कॉल्ड
आउटपुट डिवाइस। तो ये आपके जो भी डेटा आपके हैं उसको डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन के ऊपर, या स्पीकर के थ्रू आपके वॉइस सिग्नल्स जनरेट करता है, प्रोजेक्टर के थ्रू डिस्प्ले कर देता है वहाँ पे। तो वो है आउटपुट डिवाइसेज। तो फर्स्ट इज मॉनिटर। A monitor is an input output device that is responsible for receiving data from a computer and displaying that information as a text or images for user to see। तो आउटपुट डिवाइसेज है वहाँ पे मॉनिटर भी, और ये आपके डेटा रिसीव करके उनको डिस्प्ले करता है मॉनिटर के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, एज अ टेक्स्ट, इमेज की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में सेव करता है, स्टोर करके, मतलब आपको सी करवाता है, डिस्प्ले करवाता है। तो फिर स्पीकर्स रिसीव साउंड सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर, सिग्नल्स लेता है वहाँ पे साउंड सिग्नल, और एंड देन प्ले दैट साउंड सिग्नल एंड thus we hear songs or music or any other audios। तो हम वहाँ पे सुनते हैं कोई भी सॉन्ग्स है, म्यूजिक्स है। Projector gets data from a computer and display or projects the same information onto a screen or a wall। तो ये सेम एज अ मॉनिटर की तरह वर्क करता है, वहाँ पे डेटा लेता है वहाँ पे और डिस्प्ले करता है वहाँ पे, और प्रोजेक्ट करता है इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन और वॉल के ऊपर। और प्रोजेक्टर जो है डायरेक्टली डेटा को एक्सेप्ट नहीं करता है फ्रॉम यूजर, सेंड द डेटा टू अनदर डिवाइस, और दूसरे को डेटा सेंड भी नहीं करता है वो। अब कुछ डिवाइसेस जो हैं बोथ इनपुट और आउटपुट की तरह डिवाइसेस की तरह वर्क करते हैं, जो कैपेबल है, is capable of receiving data from user or another device and also capable of sending data to another device or computers। So that means the devices which can be used as both input and output device are called input output devices, or we can say that IO devices। For example, a USB device, a USB drive जो आपकी पेन ड्राइव है वहाँ पे, तो also known as pen drive, flash stick, works as a both input to computer and as the output device। We can store data on that particular USB device, or we can take data from that USB device on a computer। तो हम डेटा रिसीव भी करता है और डेटा सेव भी करते हैं वहाँ पे, और सेव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एज ए इनपुट, एंड इट कैन ऑल्सो सेंड डेटा टू कंप्यूटर और अदर डिवाइस। Then facsimile, that means fax machine has a scanner which is input device and a smaller printer to provide output device। फैक्स मशीन जो होती है वहाँ पे वो भी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस के दोनों की तरह वर्क करते हैं। वी कैन स्कैन, उसमें स्कैनर लगा तो इसके थ्रू स्कैन करके हम दूसरे जगह पे दूसरे फैक्स मशीन को हम डेटा सेंड करते हैं, और दूसरे डेटा फैक्स मशीन से जो डेटा आता है उसको यूजिंग प्रिंटर प्रिंट भी करते हैं। तो उसमें फैक्स मशीन में दोनों ही होते हैं, स्कैनर और प्रिंटर। तो एज अ वर्क एज अ इनपुट आउटपुट डिवाइस। फिर मॉडेम है वहाँ पे, मॉडेम आपके इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट रिसीव डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर और यूजिंग टेलीफोन लाइंस। तो मॉडेम जो है आपके डेटा को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है वहाँ पे। तो मॉडेम जो है आपके जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दैट मींस ट्रांसमिट और रिसीव बोथ करता है वहाँ पे। ये ट्रांसमिट करता है वहाँ पे एनालॉग सिग्नल और रिसीव करता है वहाँ पे एनालॉग सिग्नल, वापस कंप्यूटर अनेबल बनाता है वहाँ पे। एंड देन तो मॉडेम भी दोनों ही काम करता है, ट्रांसमिट भी करता है सिग्नल को, रिसीव भी करता है, क्योंकि जो सिग्नल सेंड किया, जो मैसेज सेंड किया उसने वापस रिसीव भी तो करेगा दूसरे का मैसेज। सीडी ड्राइव एंड डीवीडी ड्राइव्स, वहाँ पे भी क्या होता है, हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव्स पे, और रीड भी कर सकते हैं। टच स्क्रीन पे हम, टच स्क्रीन जो है स्क्रीन भी होती है वहाँ पे, स्क्रीन टच और स्क्रीन इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। बाय टचिंग द स्क्रीन इनपुट इज प्रोवाइडिंग, बीइंग अ स्क्रीन इट इज एन यूज्ड एज एन आउटपुट डिवाइस। आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे, आप डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो भी आइकन्स डिस्प्ले हो रहे हैं, मेन्यू आ रहा है, उसके बेसिस पे आप क्लिक कर रहे हैं तो वो इनपुट भी जा रहा है वहाँ पे। फिर हेडसेट, जो हेडसेट है वहाँ पे स्पीकर भी है और माइक भी है वहाँ पे, जो आपके ईयरफोन होते हैं जिसमें माइक और स्पीकर दोनों होते हैं। अब नेक्स्ट इज मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। मोबाइल डिवाइस जो है कैसे वर्क करता है वहाँ पे, तो मोबाइल फोन इज एसेंशियली टू वे रेडियो, कंसिस्ट ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर एंड रेडियो रिसीवर। आपके मोबाइल डिवाइस में दो डिवाइसेस होती है जनरली, जो रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों ही होते हैं आपके मोबाइल डिवाइसेस में। सो जैसे ही आपके मोबाइल डिवाइसेस आप किसी को कॉल करते हैं तो फर्स्ट सिग्नल जो आपके मोबाइल डिवाइस जनरेट करता है और वो आपके नियरेस्ट जो टावर है उसके पास जाता है। फिर टावर 1 से टावर 2 के पास जाता है वहाँ पे, वो आपके जो टावर है वहां से टावर से लोकल वायरलेस एक्सेस पॉइंट पे जाता है वहाँ पे। फिर लोकल वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो भी टावर है वहां से दूसरे टावर के पास जाएगा। वहां से आप हो सकता है किसी और को कॉल कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठा है, तो वहां पे वो रिमोट वायरलेस एक्सेस पॉइंट के पास जाएगा वहां पे। उससे आपके वापस नियर बाय जो टावर है जहाँ पे दिल्ली में जिसको आपको कॉल कर रहे हैं उसको सर्च करेगा कि वो कौन से टावर से कनेक्टेड है, लास्ट लोकेशन क्या थी, कौन से टावर से कनेक्टेड था, तो उस टावर के पास उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी वहां पे, और उस टावर वो सिग्नल सेंड करेगा वहां पे उसके नियर बाय एरिया में।
कि वो मोबाइल डिवाइस कहाँ पे है। तो जैसे ही वो मोबाइल डिवाइस के पास वो सिग्नल पहुंचेंगे तो वो रिप्लाई करेगा कि आई एम हियर। तो वैसे ही वो कंफर्मेशन कर देगा कि ये जिसको कॉल कर रहे हैं वो यहाँ पे है, और फिर वो यहाँ पे है तो आपके पास डायल कॉलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, कि डायल टोन आ जाएगी वहाँ पे कि आपका कॉल जा रहा है। तो इस तरह से वर्किंग करता है। तो आपने तो सिग्नल सेंड किया आपके नियरेस्ट टावर से वायरलेस लोकल वायरलेस एक्सेस पॉइंट गया, तो यहाँ पे एक्सचेंज उसके पास गया, वो सर्च करेगा कि मोबाइल नंबर कहाँ का है। फिर वो चेक करेगा कि मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन कहाँ पे थी, कि दिल्ली में थी वहाँ पे। तो दिल्ली वाले रिमोट वायरलेस एक्सेस पॉइंट को सेंड करेगा वहाँ पे। दिल्ली वाले वायरस को सेंड किया, वो चेक करेगा दिल्ली में कहाँ पे किस पर्टिकुलर लोकेशन पे था वहाँ पे प्रीवियसली, तो उस टावर को मैसेज सेंड करेगा वहाँ पे, और वो टावर अपनी एरिया के अंदर मैसेज को सर्कुलेट करेगा वहाँ पे, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो जिस मोबाइल के पास मैसेज पहुंचेगा चेक करेगा कि क्या ये मैसेज मेरे लिए है। अगर मैसेज उसके लिए है तो वो रिप्लाई कर देगा यस आई एम दिस एरिया। तो वैसे ही वो उसको रिप्लाई कर देगा वहाँ पे, और उसको डायल टोन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से वर्किंग करता है वहाँ पे मोबाइल। तो मोबाइल फोन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सर्किट बोर्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ फोन में एक सर्किट बोर्ड होता है, वहाँ छोटा सा बोर्ड देखते हैं वहाँ पे। एन एंटीना, बोर्ड के ऊपर ही आपके छोटा सा एक सीपीयू लगा होता है वहाँ पे। एक एंटीना होता है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर वर्क करता है वहाँ पे। एक एलसीडी होती है जिसको डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं। कीबोर्ड, टच स्क्रीन, कीबोर्ड नहीं तो टच स्क्रीन होती है वहाँ पे, स्क्रीन एज वर्क एज टच स्क्रीन। माइक्रोफोन लगा होता है, स्पीकर लगा होता है, और एक बैटरी होती है वहाँ पे। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल फोन। तो सर्किट बोर्ड वर्क एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ फोन। एंटीना जो ट्रांसमीटर रिसीवर की तरह वर्क करता है। एलसीडी डिस्प्ले, कीबोर्ड या टच स्क्रीन होता है वहाँ पे। माइक्रोफोन है वहाँ पे, जो भी आप कमांड दे रहे हैं या फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सिग्नल्स। फिर स्पीकर जो जहाँ से किसी और की बात आ रही है, आपके पास मैसेज आ रहा है, उसको स्पीकर के थ्रू आउटपुट दे रहा है। फिर एक बैटरी लगी होती है मोबाइल डिवाइस में। डिफरेंट टाइप ऑफ टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टच स्क्रीन आपके अवेलेबल है। TFT, a thin film transistor. LCD display is used for better image quality and high resolution. Since they are cheap to manufacture, they are found in budget phones usually. तो TFT जो है LCD डिस्प्ले जो है आपकी बेटर क्वालिटी इमेजेस डिस्प्ले करता है, हाई रेजोल्यूशन, और चीप है वेरी। और फिर है IPS इन प्लेस स्विचिंग। LCDs are somewhat the advanced version of TFT LCDs. They offer improved display and are more battery friendly. Hence, they are found in iPhones and phones. तो IPS डिस्प्ले जो है हम देखते हैं आजकल मोबाइल में, हाई सुपर एमोलोड या फिर आपके एमोलोड जो है डिस्प्ले है, या फिर IPS डिस्प्ले में वर्क कर रहे हैं, तो ये आपकी बैटरी कंज्यूम लेस करता है, बहुत कम करता है एज कम्पेयर टू TFTs। उसके लिए यूज कर रहे हैं IPS डिस्प्ले। resistive and capacitive display. There are generally two types of touchscreen LCD display. Resistive होता है या फिर एक capacitive होता है। Resistive touchscreen has a two layers of conductive material with a small gap between them. दो layers की resistive conductive materials होता है जिसके बीच में gap होता है small। और capacitive touchscreen consists of layer of glass coated with transparent conductor. तो एक ग्लास होती है उसके ऊपर एक कोटिंग करते हैं कंडक्टर की वहां पे। तो कैपेसिटिव स्क्रीन टेंड्स टू मोर रेस्पॉन्सिव देन रेजिस्टिव स्क्रीन एंड आर देयरफॉर फाउंड इन हाई एंड फोन्स मोस्टली। कैपेसिटिव स्क्रीन जो है आपकी मोर रेस्पॉन्सिव होती है, और रेजिस्टिव स्क्रीन जो है आपकी जो है इतनी रेस्पॉन्सिव नहीं होती, क्योंकि वो दो कनेक्टिव मटेरियल्स होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, और उसके गैप जब आप क्लिक करते हैं, टैप करते हैं वहां पे फिंगर्स के थ्रू, तब वो प्रॉपरली प्रेस होता है वहां पे, वो फर्स्ट मटेरियल सेकंड मटेरियल के साथ में प्रेस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सिग्नल जनरेट करता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी। बट इन केस ऑफ कैपेसिटिव स्क्रीन यहाँ पे आपकी जो एक ही वहां पे ग्लास है उसके ऊपर एक कोटिंग कर रखी है कंडक्टर की, उसको प्रेस करें डायरेक्टली आपकी, तो आपकी इजीली प्रेस होता है। वहां पे दोनों के बीच में गैप है, वो प्रेस करने के बाद में जो गैप रिमूव आउट हो जाता है, वहां पे दोनों स्क्रीन एक दूसरे टच हो जाती है, उसके बेसिस पे ही आपके सिग्नल सेंड होते हैं। तो कैपेसिटिव स्क्रीन टेंड्स टू बी मोर रेस्पॉन्सिव इसीलिए है वहां पे, क्योंकि सिंगल ग्लास यूज कर रहा है वहां पे, और उसके ऊपर जो टैप करेंगे आप, थोड़ा सा धीरे से हल्का से भी टैप करेंगे तो सिग्नल जनरेट हो जाएगा। देन ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड OLED is a newer technology used in mobile and monitors for display. They are better than LCD because they offer fast response rates, timer fast response rate दे रहा है वहां पे, wider viewing angle and higher brightness. ब्राइटनेस भी हायर दे रहा है। एमोलेड एंड सुपर एमोलेड डिस्प्लेस आर टाइप ऑफ OLED डिस्प्ले। तो आजकल हम सुन रहे हैं एक्टिव मैट्रिक्स
ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स, तो सुपर एमुलेट सुन रहे हैं, एमुलेट डिस्प्लेज इन मोबाइल्स को सुन रहे हैं, तो वो सारा कुछ है वहाँ पे। फिर है स्मार्टफोन बैटरीज एंड देयर टाइप्स। बैटरीज जो है स्मार्टफोन के अंदर है वो सारी है यहाँ पे लिथियम पॉलीमर बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरीज, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज। तो बैटरीज जो जनरली 2000 mAh, 3000 mAh, 4000 mAh, 4200 mAh, 5000, 4500 mAh, 5000 mAh, 6000 mAh, 7000 mAh की फॉर्म में आपके तो मिली एम्पियर पर आवर उसके अकॉर्डिंग आती है। So lithium power batteries are most advanced batteries available in the market right now. They are made up of plastic instead of metal, which makes them usable on startboard of any type. The lithium polymer batteries do not suffer from memory effect and offer 40% more battery life than others. जनरली प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स। तो पहले जो बैटरीज आ रही थी मेटल से बन रही थी वहाँ पे, अब जो ये बैटरीज हैं वो प्लास्टिक से बनती है, वहाँ पे प्लास्टिक से कोटिंग होती है ऊपर, पूरा बाहरी कोटिंग की बात कर रहा है, अंदर की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए हम इजीली उसको कोई भी स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं। तो lithium ion batteries are advanced and allow for high charge capacity based on the size and weight of battery. However, these are slightly expensive. These lithium ion batteries which will not remember the charge cycle, and as a result, the battery capacity will not be reduced. तो ये जो आपकी लिथियम आयन बैटरीज जनरली लैपटॉप टैबलेट्स वाली बैटरीज में आती है। तो लैपटॉप वगैरह में जो बैटरीज है लिथियम आयन बैटरीज है जो आपकी हाई चार्ज कैपेसिटी होती है और उनकी साइज भी बड़ी होती है, वेट भी ज़्यादा होता है वहाँ पे, स्लाइटली एक्सपेंसिव है वहाँ पे क्योंकि साइज बड़ी है, वहाँ पे ज़्यादा चार्ज करते हैं वहाँ पे। और ये चार्ज साइकिल को रिमेम्बर नहीं रखता है कि कितनी बार चार्ज किया उसको, तो इसलिए इसकी जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस नहीं होती है। तो निकल कैडमियम दीज आर द सेल दैट सफर्स फ्रॉम मेमोरी इफेक्ट एंड द memory effect will result in reducing the capacity of battery and its lifespan as well. ये सेल जो है मेमोरी इफेक्ट है इनमें, दैट मीन्स ये रिमेम्बर कर रखता है कि कितनी बार चार्ज हुआ है, उसके बेसिस पे ही ये चार्जिंग वगैरह करता है। Nickel metal hydride batteries are kind an upgrade of nickel cadmium batteries. They boost of same size as the latter. Nickel metal hydride batteries offer 30 to 40% more juice than others. अब आता है मोबाइल सिस्टम का जो भी है यहाँ पे वो एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो मोबाइल में RF रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसिस्वर है, दैट मीन्स ट्रांसमीटर भी और रिसीवर दोनों साथ में है। सिम है वहाँ पे रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट के लिए, सिम आप इंस्टॉल करते हैं उसके बेसिस पे ही वो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे डेटा ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है वहाँ पे। तो सिम में पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सब कुछ डेटा स्टोर होता है वहाँ पे, कब कौन सी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे डेटा रिसीव करना ट्रांसमिट करना, तो सिम करता है वहाँ पे काम। तो रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट के लिए सिम वाला स्लॉट। फिर डिस्प्ले सब सिस्टम, टच इंटरफेस, कीबोर्ड और डिस्प्ले स्क्रीन वहाँ पे, ये कब आप टच करोगे तो वो टच स्क्रीन की तरह वर्क करेगा, कब वो डिस्प्ले यूनिट बन जाएगा। कैमरा यूनिट, इमेज और सिग्नल प्रोसेसर, तो कैमरा जो है वहाँ पे उसके साथ में सिग्नल और इमेज प्रोसेसर भी होता है वहाँ पे, इमेज तो इमेज को प्रोसेसिंग भी करता है वहाँ पे। फिर स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज वहाँ पे मेमोरी कार्ड के लिए भी, फिर रैम और रोम वहाँ पे, इंटरनल मेमोरी, फिर कॉडेक जैसे ADC और DAC फॉर स्पीकर और ADC फॉर माइक, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। तो कोडेक वहाँ पे बेसिकली यूज करता है। एनकोडर डिकोडर की बात कर रहा है, कोडर एंड डिकोडर। फिर आपके पावर मैनेजमेंट के लिए बैटरी पैक, बैटरी मैनेजमेंट और चार्जर वहाँ पे चार्जिंग करने के लिए। फिर आपके प्रोसेसर है वहाँ पे, तो कम्युनिकेशन प्रोसेसर है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो सिम से कनेक्टेड है और पावर बैटरी से भी कनेक्टेड है वहाँ पे देख लेते हैं। डायरेक्ट सिम से कनेक्टेड जो है कम्युनिकेशन प्रोसेसर है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो सिम से जो सिग्नल आ रहे हैं वहाँ पे उसको प्रोसेस करता है एंड देन हमारी आवाज़ पे शो करता है कि हमें आवाज़ सुनाई देती है वहाँ पे कोई भी कॉल करने पे। फिर वापस हम फोन करते हैं तो उसको वापस कन्वर्ट करता है एंड देन ट्रांसमिट कर देता है आपका RF ट्रांसीवर। फिर APU एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट और GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ भी ऑडियो वीडियो जो भी है वहाँ पे, मेमोरी से डेटा है वहाँ पे, कैमरे से जो फोन और मोबाइल स्टोरेज से जो भी डेटा है वहाँ पे, तो सबके लिए वहाँ पे APU एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट वर्क करता है। फिर लास्ट है फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मोबाइल डिवाइस। RF ट्रांसीवर रिसीव एंड सेंड रेडियो सिग्नल फ्रॉम मोबाइल डिवाइस टू मोबाइल नेटवर्क, दैट मीन्स टावर को सेंड करने के लिए काम आता है। SIM stands for Subscriber Identity Module, is an integrated circuit that store International Mobile Subscriber Identity (IMSI) number and its related key.
which are used to identify and authenticate subscriber on mobile telephony services. It is also possible to store connect information on many SIM cards. अब सिम क्या करते हैं जनरली, आपकी आइडेंटिटी वहां पे, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, IMSI नंबर आपके मोबाइल नंबर है वहां पे उसको स्टोर रखता है और उसके रिलेटेड जो भी की है वो आइडेंटिफाई करता है वहां पे, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि आप कौन से सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, वहां पे आपके कितना पैक ले रखा है, कौन सा प्लान आपने इशू करवा रखा है, किस टाइप के सब्सक्राइबर हो आप, किस तरह की टेलीफोन सर्विसेज यूज कर रहे हो वहां पे, ये सारी। और हम सिम पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं, मैसेजेस सेव होते हैं सिम के ऊपर, कुछ पर्टिकुलर डेटा स्टोर हो सकता है वहां पे। फिर बैटरी पैक, बैटरीज आर मिरेकल ऑफ chemical engineering holding huge amount of energy to keep mobile devices running for an hours. Battery management, an electronic system that manages a rechargeable battery, such as by protecting the battery from operating outside safe operating area. फिर बैटरी के मैनेजमेंट, बैटरी को मैनेजमेंट करेगा, बैटरी चार्जर से हम रिचार्ज करेंगे बैटरी को, वापस डिस्चार्ज होने पे बैटरी चार्ज करेंगे, रिचार्जेबल करेंगे वहां पे बाय फोर्सिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। टच इंटरफेस जो है अदर कीबोर्ड बेस where user have to press key and commands given to a mobile, or we can use touch screen based on where user touch the screen to give commands. Communication processor is used to create an interface between radio signal management and APU, आपके जो एप्लीकेशन प्रोसेसर यूनिट है उसके बीच में। तो APU जो है माइक्रो प्रोसेसर है जो एप्लीकेशन बेस्ड डेटा को प्रोसेस करता है वहाँ पे, और GPU जो है ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करता है कि जिस कैसे उसको डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर। अगर आपने वीडियो कैप्चर किया तो वीडियो कैसे डिस्प्ले करेगा, इमेज कैप्चर की तो इमेज कैसे डिस्प्ले करेगा। कोडेक वहाँ पे, कोडर और डिकोडर वहाँ पे, एनकोडर और डिकोडर वहाँ पे, शॉर्ट डिवाइस यूज्ड टू एनकोड ऑडियो और वीडियो डेटा को एनकोड करता है वहाँ पे। और ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और DSC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मोबाइल डिवाइस, फोन्स मेमोरी, फोन मेमोरी में आपके रैम और रोम दोनों होती है। रैम इक्वल्स टू मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके इक्वल है वहाँ पे। रोम जो है इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है, वहाँ पे इंटरनली आपको डेटा स्टोर करना है, प्रोग्राम स्टोर करना है, एप्लीकेशन स्टोर करनी है, कोई फाइल स्टोर करनी है, उसके लिए यूज करता है। The bigger RAM, the more software the program runs smoothly, while the bigger room, more platform data can be stored. Camera unit, different components to take picture like lens, image, signal processor, etc. तो कैमरा यूनिट में आपके लेंस होता है जिसके थ्रू हम कैमरा के जूम इन जूम आउट करते हैं, इमेज को क्लियर आउट करते हैं वहाँ पे। इमेज प्रोसेसिंग सिग्नल प्रोसेसर होता है वहाँ पे, जो पर्टिकुलर बहुत सारे आपके इमेज फिल्टर्स होते हैं वहाँ पे जिस पर हम इमेज को या वीडियो को प्रॉपर्ली प्रोसेस करते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज जो आपके मोस्टली एंड्रॉइड और विंडोज ओएस फोन सपोर्ट एक्सटर्नल माइक्रो SD कार्ड हम स्टोर कर सकते हैं वहाँ पे। एक्स्ट्रा हम मेमोरी कार्ड, फ्लैश कार्ड हम ऐड करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो वो स्टोरेज के लिए आपके पास। तो ये आपके है कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे सिंपली 10 मार्क्स के यूनिट्स है वहाँ पे एनुअल एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आपको बेसिक बेसिक जो आपके पॉइंट्स हैं उनको लर्न करना है, उन्हीं को याद रखना है, उनके बेसिस पे ही क्वेश्चन आएंगे आप। तो हाफ ईयरली में क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जैसे आपके टेस्ट में आएंगे। सो आप एक बार और रिवाइज करें, वहाँ पे देखें, बुक के अंदर भी आपके दे रखा है तो उसको भी देखें वहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग आपको